नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर। आज हम 11th क्लास का ज्योग्राफी का एक और महत्वपूर्ण चैप्टर को विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने क्लास 11th का पहला चैप्टर भारत स्थिति वाला वो पूरा कर लिया था। जिस किसी बच्चे ने भी उस वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर आ रहे आई डिस्क्रिप्शन बटन का प्रयोग करके आप पुरानी वीडियो देख सकते हैं। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इससे आपको आने वाली जो वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन अपने आप ही मिलती रहेगी समय पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक नई वीडियो की, जिसका नाम है संरचना तथा भू आकृति विज्ञान। तो संरचना तथा भू आकृति विज्ञान के अंदर हमें भारत की जो भौतिक संरचना है, यानी भारत की जो बनावट है, उसकी पूरे की पूरे उस भारत की बनावट का अध्ययन करना होगा। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो हमने क्वेश्चन की शुरुआत की है उससे कि पृथ्वी की आयु कितनी है। पृथ्वी की आयु कितनी है? तो पृथ्वी की जो आयु है कुल बच्चों वो है 460 करोड़ वर्ष। ठीक है, 460 करोड़ वर्ष। इसमें थोड़ा करेक्शन कर लेना। तो भारत की जो पृथ्वी की जो कुल आयु है वो है 460 करोड़ वर्ष है, या इसे आप ऐसे भी बोल सकते हो 4.6 अरब वर्ष। अगर आपको अरब में बोलना है तो आप इसको 4.6 अरब बोलोगे, यदि करोड़ में बोलना है तो आप इसे 460 करोड़ वर्ष इसको बोलोगे। इसके बाद अगला जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो है इंडियन प्लेट से आप क्या समझते हो, इसका क्या अर्थ है। तो मैं आपको बता देता हूं कि जो प्लेट्स जो होती हैं वो पृथ्वी जो है, पृथ्वी को सारे पृथ्वी के ऊपर जो 7 प्रमुख महाद्वीप हैं, 7 प्रमुख महाद्वीप हैं, उनमें बांटा गया है और उन 7 को एक महत्वपूर्ण प्लेट का नाम दिया गया है। जैसे 7 महत्वपूर्ण जो महाद्वीप हैं उनको उनके नाम से ही प्लेट का रूप में भी जाना जाता है। ऐसे वो पूछना चाहता है कि जो भारत है वो भारत जो है ऐतिहासिक रूप से किस प्लेट का भाग था। भारत ऐतिहासिक रूप से किस प्लेट का भाग था? तो आपको बताना पड़ेगा जो करोड़ों वर्ष पहले जो इंडियन प्लेट है वो भूमध्य रेखा के, यहां मैं बता देता हूं, ये मान लीजिए ये है भूमध्य रेखा। तो करोड़ों वर्ष पहले भारत जो इंडियन प्लेट है जिससे आज भारत बना हुआ है, इंडिया बना हुआ है, वो पहले करोड़ों वर्ष पहले भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित था, यहां स्थित था। और ऑस्ट्रेलिया, यहां पर जो ऑस्ट्रेलिया है आपको पता होना चाहिए, यहां पर जो ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया पहले ऑस्ट्रेलिया का ही भाग था। तो करोड़ों वर्षों के दौरान ऑस्ट्रेलिया प्लेट से टूट गया। मान लीजिए यहां से भारत टूट गया और पृथ्वी की घूमने की गति के कारण जो है ऑस्ट्रेलियन प्लेट से टूट करके भारत जो है उत्तर दिशा की ओर खिसकने लगा और नीचे वाला हिस्सा दक्षिण दिशा की ओर खिसकने लगा। और इससे क्या हुआ, धीरे धीरे जो ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट का भाग था धीरे धीरे ऊपर पहुंच करके यहां आ गया। और इस प्रकार से यहां पर पहले से मौजूद एक प्लेट थी जिसका नाम था यूरेशिया प्लेट, उससे टकरा गया। और इस प्रकार से कह रहा है कि भारत की आकृति का मतलब आकृति में काफी बड़ी थी ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इसी का भाग था भारत। करोड़ों सालों के दौरान प्लेट के जो है कई हिस्से में टूट गई ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और ऑस्ट्रेलियन प्लेट का एक भाग जो है दक्षिण पूर्व हिस्से में, दक्षिण पूर्व यानी यहां पर ऊपर की ओर खिसकने लगा उत्तर भाग में, और एक प्लेट जो है नीचे की ओर खिसकने लगा, जिससे क्या है कि ऊपरी भाग जो है वो इंडियन प्लेट के नाम से जाना गया और उसी के कारण से इंडियन प्लेट बनी और इंडिया अस्तित्व में आया। और इसका भारतीय उपमहाद्वीप में भौतिक पर्यावरण पर अहम प्रभाव पड़ता है, यानी इसी के कारण पूरा भारतीय उपमहाद्वीप का निर्माण हुआ। तो ये थी इंडियन प्लेट। समझ में आया होगा आशा करता हूं। इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो ये है कि भारतीय उपमहाद्वीप या फिर भारत उपमहाद्वीप की वर्तमान भूवैज्ञानिक संरचना का क्या कारण है। अब वो पूछ रहा है कि जो भारत है, भारत की जो कहीं पर पहाड़ हैं, कहीं पर खाइयां हैं, कहीं पर जो है पठार हैं, तो उसकी संरचना का कारण क्या है। तो मैं यहां पर बता दूं कि पृथ्वी की जो कहीं पर पहाड़ हैं, कहीं पर पर्वत हैं, या फिर कहीं पर मैदानी क्षेत्र है, पठार हैं, तो इनके पीछे यानी यही भौतिक संरचना कहलाती है, भू संरचना कहलाती है पृथ्वी की, यानी कहीं पर अलग अलग प्रकार की आकृतियां होना। तो वो कह रहा है उसके पीछे के कारण क्या है। तो मैं बता दूं इसके पीछे के 2 महत्वपूर्ण कारण होते हैं बेटा। एक बल जो पृथ्वी के ऊपर से लगता है, ठीक है, और एक बल जो पृथ्वी के अंदर से लगता है। और पृथ्वी के जो ऊपर से बल लगता है उसको हम कहते हैं अंत्यजनिक बल। क्या बोलते हैं? अंत्यजनिक बल। और पृथ्वी के जो एक मिनट
दो बल लगते हैं पृथ्वी के ऊपर, एक अंदर से एक ऊपर से एक बाहर से। जो ऊपर से बल लगता है पृथ्वी के ऊपर उसको कहते हैं बाह्य जनिक बल, यानी पृथ्वी के बाहर से जो बल लगता है, और जो अंदर से बल लगता है पृथ्वी के वो कहलाता है आंतजनिक बल। और आंतजनिक बल और बाह्य जनिक बलों के कारण ही पृथ्वी के ऊपर जो है भू संरचना प्रभावित होती है। जैसे मैं बताऊं कि पृथ्वी के ऊपर आंतजनिक बल के कारण पहाड़ों का, पठारों का निर्माण होता है, और बाह्य जनिक बलों के कारण पृथ्वी के जो है वो समतल होती है, और धीरे धीरे ये पहाड़, पठार या रेगिस्तान वाले जो टिब्बे होते हैं वो फ्लैट हो जाते हैं। उनके फ्लैट करने में बाह्य जनिक बल प्रभावित होते हैं। अब पूछेगा कि बाह्य जनिक, मैं बता देता हूं बाह्य जनिक बल क्या होते हैं और आंतजनिक बल क्या होते हैं। आंतजनिक बल जो पृथ्वी के अंदर से लगते हैं, पृथ्वी को ऊपर की ओर उठाते हैं, वो हो जाती है पृथ्वी की ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण बल। इसके बाद जो है अंदर संवहनीय धाराएं चलती हैं। फिर इसके बाद प्लेटों का खिसकना, प्लेटों का टकराना आपस में, तो ये आंतजनिक बल हैं जिससे पृथ्वी का जो है संरचना ऊपर की ओर उठती है। ऐसे बाह्य जनिक बल हैं जैसे हवा हो गई, हवा, वर्षा, इसके बाद तापमान, इसके बाद क्या कहते हैं हिम वर्षा, ये सारी की सारी चीजें जो है पृथ्वी को धीरे 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 चट्टानों को काटती हैं और पृथ्वी को समतल करती हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पृथ्वी की जो पृथ्वी भारतीय उपमहाद्वीप है उसकी भौतिक संरचना किसके कारण प्रभावित होती है, आंतजनिक बल और बाह्य जनिक बलों के कारण। ठीक है, तो समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। अगला टॉपिक जो है हम उस पर बात करते हैं अगले टॉपिक की। तो भूवैज्ञानिक संरचना व शैल समूह की भिन्नता के आधार पर, यानी अगर हम भूमि के विज्ञान को देखें और शैलों को देखें तो भारत को कितने भागों में बांट सकते हैं, यानी भूमि विज्ञान के आधार पर और शैलों के आधार पर। तो इन दोनों के आधार पर भारत को हम मुख्य तौर पर तीन भागों में बांट सकते हैं। एक है प्रायद्वीपीय भारत, दूसरा है हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं, और सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों वाला जो मैदानी क्षेत्र है वो वाला भारत। तो इस प्रकार से हम तीन भागों में बांटते हैं, प्रायद्वीपीय, हिमालय और अन्य प्रायद्वीपीय पर्वतमाला, और इसके बाद गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र का जो मैदानी क्षेत्र है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं इसकी टॉपिक की क्लियर करने की। पांचवा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये है, प्रायद्वीपीय खंड से आप क्या समझते हो तथा इसका फैलाव कहां तक है। प्रायद्वीपीय खंड, तो प्रायद्वीप आपको पता होना चाहिए प्रायद्वीप किसे कहते हैं। तो मैं बता दूं कि एक ऐसा भाग जो तीन तरफ से, यानी तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ जो इलाका होता है वो प्रायद्वीप कहलाता है। और भारत का जो प्रायद्वीप वाला इलाका है वो पूरा का पूरा दक्षिण भारत के प्रायद्वीप वाले खंड में आता है। तो अब वो ये जानना चाहता है कि भारतीय प्रायद्वीप से आप क्या समझते हो, इसका फैलाव यानी कहां से कहां तक फैला हुआ है। तो प्रायद्वीप की परिभाषा लिखी है, वह हिस्सा जो तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है प्रायद्वीप कहलाता है। इस चीज का आंसर मिल गया हमें। अब फैलाव पूछ रहा है वो, तो आपको पता होना चाहिए इसका फैलाव जो है एक कच्छ का जो रण होता है, रण मतलब कच्छ का एक स्थान है गुजरात के अंदर, वहां से स्टार्ट होता है प्रायद्वीप भारत हमारे देश का, और वहां से आरंभ होकर अरावली पहाड़ियों के पश्चिम से गुजरती हुई दिल्ली तक, फिर मतलब अरावली से होता हुआ या कच्छ से होता हुआ अरावली के समानांतर फिर दिल्ली आता है। दिल्ली से गंगा और यमुना नदी के समानांतर राजमहल की पहाड़ियां यानी पश्चिम बंगाल, राजमहल की पहाड़ियों तक, फिर गंगा नदी का जो डेल्टा है जो पश्चिम बंगाल के अंदर है वहां तक। इसके अतिरिक्त उत्तर पूर्व के जो कार्बी एनलॉग है मेघालय के पठार तक, और राजस्थान का भी कुछ हिस्सा इसी खंड का भाग है, यानी प्रायद्वीपीय भारत का भाग है। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। कुल मिलाकर के आपको सीधे ये याद ना रहे तो आप राज्यों के नाम लिख सकते हो कि एक तो गुजरात से शुरू होकर दिल्ली तक, दिल्ली से शुरू होता है, फिर ये गंगा और जो यमुना नदी है उसके समानांतर चलता है, उसके बाद राजमहल की पहाड़ियां, और उसके बाद ये जाता है मेघालय, और पश्चिम बंगाल का भी कुछ हिस्सा प्रायद्वीपीय भारत का भाग है। ठीक है, याद रखना आपको। इसके बाद ये पश्चिम बंगाल में मालदा, भ्रंश, मेघालय में कॉर्बी एनलॉग पठार, छोटा नागपुर का पठार उसको अलग करता है। इसके बाद एक मिनट, हाँ, उसके बाद जो अगला इसमें है कि राजस्थान में यह प्रायद्वीपीय खंड स्थलाकृति से ढका हुआ है। तो मैं बता रहा हूं कि राजस्थान के अंदर जो प्रायद्वीपीय भारत है वो
रेत से ढका हुआ है, इतना याद रखना है आपको। इसकी विशेषताएं भी बताते जा रहा हूं मैं साथ के साथ ही। इसके बाद अगला टॉपिक है प्रायद्वीपीय खंड की विशेषताएं। तो प्रायद्वीपीय खंड जो है भारत का, उसकी विशेषताएं क्या है? तो ये जो बना हुआ है बच्चों, वो प्राचीन नाइस और ग्रेनाइट चट्टानों से बना हुआ है। यानी इससे इसका जो निर्माण हुआ है वो ग्रेनाइट चट्टानों और नाइस की चट्टानों से हुआ है। बहुत कठोर चट्टानें होती हैं ये। और इसका जो विकास हुआ वो कैबियन कल्प से ही हुआ है। कैबियन कल्प युग बहुत पुराना युग है, उससे ही इसका विकास हुआ है और ये बहुत कठोर भाग है भारत का। इसके बाद प्रायद्वीप में मुख्यतः अवशिष्ट पहाड़ियां शामिल हैं। यहाँ की जो नदी घाटियां हैं, मतलब यहाँ की जो नदियां हैं और नदियों के द्वारा जो बनाई गई घाटियां हैं वो उथली हैं, मतलब कम गहरी हैं यहाँ की नदियां, उनके अंदर धाराएं कम है और साथ में प्रवणता भी कम है। यानी उसकी जो गति है, उसकी जो चाल है नदियों की, और वो भी वहां पर कम है। तो ये है प्रायद्वीपीय खंड की विशेषताएं। इसके बाद जो अगला टॉपिक है तो वो है हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाओं से आप क्या समझते हैं? वो कह रहा है कि जो हिमालय है और हिमालय के अतिरिक्त जो प्रायद्वीपीय पर्वतमाला है, तो यानी हिमालय की पर्वतमाला के बारे में पूछना चाहता है और प्रायद्वीपीय भारत की जो पर्वतमालाएं हैं उनके बारे में पूछना चाहता है आपसे। तो बताना होगा कि कठोर स्थिर प्रायद्वीप के विपरीत, देखो जो प्रायद्वीप भारत है हमारा, वहां की जो चट्टानें हैं वो कठोर हैं, स्थिर हैं, वो परिवर्तित नहीं होती। लेकिन हिमालय जो है वो प्रायद्वीप भारत की तुलना में नया है, ठीक है, नया है, नवीन है, मतलब परिवर्तनशील है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी होती है। सबसे नवीन पर्वतमाला इसीलिए कही जाती है क्योंकि आज भी वैज्ञानिकों का मानना है कि जो हिमालय पर्वतमाला है उसके अंदर जो है लंबाई में वृद्धि हो रही है, उसकी ऊंचाई में वृद्धि हो रही है, इसीलिए उस पर्वतमाला को सबसे नवीन, दुर्लभ और लचीली पर्वतमाला कहते हैं। ठीक है, तो लेकिन हम अभी पढ़ के आए प्रायद्वीपीय खंड की, तो वो लचीला नहीं है, वो ठोस है, कठोर चट्टानों से बना हुआ है। जबकि हिमालय जो है वो लचीला है, दुर्लभ है और परिवर्तनशील है। इतना पता होना चाहिए। इसमें बलन, भ्रंश, छेप तीनों बनते हैं, बलन, भ्रंश, छेप बनते हैं। साथ में इन पर्वतों की जो उत्पत्ति हुई है बच्चों, ये जो हिमालय है और हिमालय पर्वतों की जो उत्पत्ति हुई है वो प्लेट विवर्तनिक काल में हुई और प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के द्वारा हुई। यानी प्लेटों के खिसकने के कारण जो है हिमालय पर्वतमाला का निर्माण हुआ। इसके बाद गॉर्ज, वी आकार की घाटियां, शिप्रिकाएं, जल प्रवणता इत्यादि इसका प्रमाण यहां पर पाया जाता है। यानी यहां पर जो नदियां हैं वो गॉर्ज का निर्माण करती हैं, वी आकार की घाटियों का निर्माण करती हैं, शिप्रिकाएं और जल प्रवणता, ये सारा का सारा जो मैटर है, यानी गॉर्ज हो गया, वी आकार की घाटियां हो गया और ये शिप्रिकाएं, इसको हम वर्ल्ड वाली बुक के अंदर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। अभी आप इनको इसके नाम से ही जानकारी प्राप्त रखें क्योंकि अभी काफी लंबा और अर्थहीन इसका विस्तार पूर्वक चर्चा हो जाएगी। इसको हम इसके चैप्टर में देखेंगे। अभी आप इनको इनके नाम से याद रखें, यानी गॉर्ज, वी आकार की घाटियां और शिप्रिकाएं, इनका निर्माण करती है हिमालय के अंदर नदियां। ठीक है, अगला जो टॉपिक है उसका नाम है भारत की भू आकृति की विशेषताएं किस प्रकार की, तथा भारत को भू आकृति खंडों के आधार पर कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो अब भारत की भू आकृति की विशेषताओं के बारे में बात करनी है। तो भारत की जो भू आकृति है वो उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है, ठीक है, उत्तर भारत में तो विशाल क्षेत्र जो है हिमालय के कारण उबड़ खाबड़ हो गया, और उत्तर भारत के नीचे जैसे ही आते हैं तो वहां पर नदियों के द्वारा जो मैदानी क्षेत्र है उसका निर्माण हो गया। इसके अलावा दक्षिण में स्थिर किंतु कटा फटा पठार, मतलब दक्षिण का जो पठार है वो परिवर्तनशील नहीं है हिमालय की तरह, लेकिन कटा फटा है। कहीं पर यहाँ पर तो पठार है लेकिन यहाँ नहीं है। लेकिन हिमालय पर्वतमाला क्या है, एकदम एक श्रृंखला में है, वो बहुत लंबा है। हिमालय पर्वतमाला की जो लंबाई लगभग 25,000 किलोमीटर की है, ठीक है, सॉरी 2500 किलोमीटर की है। और लेकिन जो ये है हमारा प्रायद्वीपीय भारत, इसकी जो लंबाई सीक्वेंस वाइज नहीं है, कहीं पर है कहीं नहीं है, छोड़ करके पठारों की स्थिति है। लेकिन हिमालय वो पूरा सीक्वेंस वाइज है। और दोनों के बीच में क्या स्थित है, विशाल भारत के मैदान जिनको नदियों द्वारा निर्मित किया गया है। यानी यहाँ तो पठार हो गया, ये प्रायद्वीपीय भारत, ऊपर जो है हिमालय और बीच में ये क्या है, बीच में ये हो गया मैदानी क्षेत्र। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह रहे हैं भारत को निम्नलिखित भू आकृति खंडों में विभाजित किया जा सकता है।
अब पूरा चैप्टर इसी की तरफ घूमेगा पूरा। अब बात करते हैं हम कि भारत को निम्नलिखित भूआकृति खंडों में विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन सी? ये उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला, उत्तर भारत का मैदानी क्षेत्र, प्रायद्वीपीय भारत, क्या कहते हैं, प्रायद्वीप भारत का लो या प्रायद्वीप का पठार, फिर भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप। पूरा का पूरा भारत को इन टॉपिकों से कवर किया गया है। चलिए शुरुआत करते हैं फिर इसके आगे। अब टॉपिक है उत्तर पूर्वी पर्वतमाला की विशेषता बताओ। तो मैं आपको बता दूं, ये मान लीजिए उत्तर है और ये दक्षिण और ये पश्चिम और ये पूर्व। तो पूछ रहा है जो यहां पर पर्वतमाला है, ये वाली पर्वतमाला, इस वाले इलाके की पर्वतमाला के बारे में आपको विशेषता बतानी है कि उसकी क्या विशेषता है। तो आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा याद करने वाली चीजें, उनको तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। उत्तर तथा उत्तर पूर्वी जो पर्वतमाला है सबसे महत्वपूर्ण पर्वतमाला मानी जाती है और ज्यादातर हिमालय पर्वतमाला का जो भाग है वो यही है और हिमालय के अनेक समानांतर पर्वत श्रृंखलाएं यही मौजूद हैं। तो आपको इसके बारे में बताना है और आगे है उसकी विशेषता के बारे में बात करनी है, कौन कौन सी विशेषता है। तो पहली ये कह रहा है कि ये भारत उत्तर पश्चिमी इलाके में और दक्षिण पूर्व इलाके, देखो ये कह रहा है कि ये जो हिमालय पर्वत, देखो जरूरी नहीं आप इससे देखो, आप अपने नॉलेज के हिसाब से भी जरूर इसको समझ सकते हो कि हिमालय कैसे है। तो मैं मान लीजिए ये भारत है और भारत के इस प्रकार से आप याद रखना है कि ये भारत का इस प्रकार से, तो कहां से कहां तक फैलाव है, तो यहां से शुरू होता है भारत और यहां से ऐसे जाता है, ठीक है। तो ये भारत के उत्तर पश्चिमी, ये देखो यहां से शुरू हो रहा है, हिस्से से शुरू होता है और दक्षिण पूर्व, देखो आप ये दक्षिण वाला हिस्सा आ गया और पूर्व वाला हिस्सा आ गया और दक्षिण पूर्व हिस्से तक फैला हुआ है। आसानी से समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद यह हिमालय जो है 3 भागों में बटा हुआ है, 1 2 3। सबसे ऊपर की चोटी है, इसको हम कहते हैं महान हिमालय या ग्रेट हिमालय, जो बीच में है उसको कहते हैं मध्य हिमालय और जो सबसे नीचे है उसको बच्चों कहते हैं हम नवीन हिमालय या शिवालिक भी कहते हैं, ठीक है। नवीन हिमालय या शिवालिक के नाम से भी जानते हैं जो सबसे नीचे वाला हिमालय। इसके बाद तीसरा जो पॉइंट है वो आपको पता होना चाहिए ये कि हिमालय श्रृंखला पूर्व में जो हिमालय है मैंने बताया पूर्व से पश्चिम तक 2500 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। मैंने जो अभी पीछे ही बताया था 2500 किलोमीटर लंबी है हिमालय पर्वतमाला और साथ में उत्तर से दक्षिण की इसकी चौड़ाई जो है वो 160 से 400 किलोमीटर तक है। यहां पर मैं बता देना चाहता हूं 160 से 4 किलोमीटर का अर्थ, जो हिमालय पर्वतमाला है बच्चों वो जो है पश्चिम में और पूर्व में, याद रखना यहां पर कम है और यहां पर ज्यादा है। 160 किलोमीटर यहां है, 160 किलोमीटर चौड़ी यहां है और 400 किलोमीटर चौड़ी यहां है। तो इसीलिए कह रहा है कि लंबी तो 2500 किलोमीटर है लेकिन चौड़ाई इसकी 160 से लेकर 400 किलोमीटर तक फैली पाई जाती है। इसके बाद इसकी विशेषताओं में और भी पढ़ते हैं हम। हाँ, भारतीय उपमहाद्वीप में पूर्वी एशिया के 2 मध्य एक दीवार का काम करता है और जो हिमालय पर्वतमाला है वो भारत के बीच में और मध्य एशिया के बीच में एक दीवार का काम करता है, ठीक है। और इससे सांस्कृतिक प्रतिरोध बनता है, जलवायु अपवाह और सांस्कृतिक विभाजक के रूप में भारतीय उपमहाद्वीप का निर्माण हिमालय पर्वतमाला ही करती है। तो ये थी बच्चों हिमालय पर्वतमाला की विशेषताएं और जिसको मैंने बताया आपको, और आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना और दोबारा रिपीट कर करके आप देख सकते हो इस वीडियो को या इस टॉपिक को, तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। फिर कह रहा है हिमालय पर्वत का फैलाव बताना बच्चों आपको कि कहां से कहां तक फैला हुआ है। तो आपको ये बताना है कि पहला पॉइंट में दार्जिलिंग तथा सिक्किम, यानी दार्जिलिंग तथा सिक्किम इलाके में यह पूर्व पश्चिम में है, ठीक है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश के अंदर ये दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम की तरफ घूम जाता है। इसके बाद मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर में ये उत्तर दक्षिण दिशाओं में फैला हुआ है। आपको दिशाओं का और राज्यों का नामों का याद रखना पड़ेगा, अन्यथा ये चीज तो मुश्किल होने वाली है। अगला जो टॉपिक है वो है बच्चों हिमालय को कितने उपखंडों में विभाजित किया जा सकता है।
हिमालय को कितने उपखंडों में विभाजित किया जाता है? मैं बता रहा हूं ये चैप्टर इतना महत्वपूर्ण है, अक्सर यहां से 6 नंबर का 5 नंबर का क्वेश्चन कंफर्म है जो आता है। ठीक है, तो हिमालय को कितने भागों में बांटा जाता है? तो हिमालय को हम बेसिकली 5 भागों में बांटते हैं, 1 2 3 4 5। पहला कश्मीरी हिमालय। देखिए आप, हिमालय जो है ना बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए ऐसे शुरू होता है और ऐसे यहां तक जाता है। तो कश्मीर में हिमालय है हमारे, उसके बाद कश्मीर के बाद अगला नंबर आता है हिमाचल का नंबर का, उसके बाद दार्जिलिंग जो सिक्किम के अंदर है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, फिर ये नॉर्थ ईस्ट वाले इलाके। यानी कहां कहां से किन किन राज्यों से होकर के गुजरता है, उन राज्यों के अंदर हिमालय की क्या विशेषता है उसके बारे में बताना आपको। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। हाँ, अब पूछ रहा है कि कश्मीर अथवा उत्तर पश्चिमी हिमालय की विशेषताएं। तो कश्मीर के अंदर हिमालय की क्या विशेषता है कि कश्मीर अथवा उत्तर पश्चिमी हिमालय में जो है ये काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल, ये क्या है बच्चों? ये जो नाम है आपको याद रखने, ये दर्रे हैं। दर्रे पहाड़ी क्षेत्रों में आने जाने का जो रास्ता होता है पहाड़ पर्वतों पर, वो दर्रे कहलाता है। तो ये कश्मीर के अंदर काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल नाम के दर्रे हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर ठंडा मरुस्थल पाया जाता है क्योंकि बर्फ गिरती है और इसी के कारण से वहां पर ठंडे मरुस्थल का निर्माण होता है। इसके बाद हम तीसरी बात करें तो बृहत हिमालय पीर पंजाल के मध्य विश्व की प्रसिद्ध घाटी कश्मीर घाटी और डच झील भी यहीं पर स्थित है। देखो मैं बताता हूं, पीर पंजाल की जो श्रेणियां हैं ये भी हिमालय पर्वतमाला का ही भाग है और विश्व की सबसे सुंदर घाटी जो है कश्मीर घाटी, वो भी हिमालय पर्वतमाला का ही भाग है। और यहाँ पर डल झील भी हिमालय के अंदर ही स्थित है, जम्मू कश्मीर के इलाके के अंदर। आपको जम्मू कश्मीर वाला इलाके की हिमालय की विशेषता बताने बच्चों, तो ये उसकी सारी विशेषताएं हैं। अब अगला टॉपिक जो है, मतलब अगला पॉइंट जो है वो ये है कि कश्मीर हिमालय में करेवा पाए जाते हैं। और करेवा एक प्रकार का क्षेत्र होता है जहां पर खेती की जाती है जाफरान की, तो करेवा भी पाए जाते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। ठीक है, जहां पर जाफरान एक फल होता है जिसकी खेती की जाती है। इसके बाद बृहत हिमालय में जो महान हिमालय जिसे कहते हैं उसमें जॉर्जिला, पीर पंजाल, बनिहाल, जास्कर ये दर्रे पाए जाते हैं वहां पर। ठीक है, और ये फोटुला दर्रा भी है, लद्दाख की श्रेणियां हैं, खरदुल्ला, ये आपको नाम याद रखने पड़ेंगे बच्चों। ठीक है, इसके लिए मैं ट्रिक निकाल दूंगा, ट्रिक बताऊंगा आपको याद करने के लिए। अब जब तक आप इसको ऐसे ही याद कीजिए, ऐसे ही इसको बार बार दोहराइए तो आपको याद जरूर हो जाएगा ये। इसके बाद मीठे पानी की झील भी जो डल झील है और बूलर झील, वो भी जम्मू कश्मीर के इसी इलाके के अंदर है। जो महत्वपूर्ण है वो पूछता है कि जम्मू कश्मीर की खारे पानी की झील बताइए। ये तो सबको याद रहती है डल झील और बूलर झील, लेकिन जम्मू कश्मीर की खारे पानी की जो झील है उसका नाम है पांगांगसो और सुमीरीरी। याद रखना है आपको, पांगांगसो और सुमीरीरी याद रखना है। ये दोनों जम्मू कश्मीर के हिमालय पर्वतमाला की खारे पानी की झील है। इसके बाद सिंधु, इसके अंदर से जो गुजरने वाली नदियां हैं वो सिंधु की सहायक नदियां हैं और झेलम भी, चेनाब भी यहीं से निकलती हैं या यहीं से गुजरती हैं। आगे कह रहा है कि अपने सुंदर पर्यटन स्थलों के कारण ये चीज बहुत मशहूर है जम्मू कश्मीर का इलाका। यहाँ पर वैष्णो देवी, अमरनाथ की गुफाएं और चरागे शरीफ भी यहीं स्थित है। तो इसीलिए ये सारा का सारा बच्चों हिमालय पर्वतमाला का जम्मू कश्मीर वाला इलाका है, उसकी विशेषता मैंने बताई आपको जो हिमालय के भाग हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं जम्मू कश्मीर की राजधानी और उस किस नदी के किनारे बसी हुई है। तो बताइए, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर और वो झेलम नदी के किनारे बसी हुई है। करेवा मैंने अभी पहले बताया था, करेवा एक तरीके से क्या होता है कि जब ऊपर यानी हिमालय से जो नदियां निकलती हैं और उन नदियों के कारण हिम नदी की चिकनी मिट्टी का हिमोड़ पर मोटी परत के रूप में जमाव से इस मिट्टी पर जाफरान की खेती की जाती है। देखो जो ऊपरी इलाका है, यहां से जब नदी जो बर्फ पिघलती है और उस पिघले हुए पानी के कारण यहां से वो कटाव करके लाती है पहाड़ों का और यहाँ जमाव हो जाता है उनका, और यहाँ पर जाफरान की खेती
की जाती है और इसी इलाके को हम करेवा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसके बाद हिमाचल और उत्तरांचल हिमालय से आप क्या समझते हैं? तो हिमाचल और उत्तरांचल हिमालय, तो मैंने बताया हिमालय का ये जो भाग है, अभी हिमाचल वाला इलाका आ गया, देखिए अलग राज्य आ गया, तो इसके बारे में बताना कि ये जो यहाँ से जो पश्चिम में रावी नदी और पूरब में काली नदी, यहाँ पर से रावी नदी निकलती है और यहाँ से काली नदी निकलती है, इसके बीच में जो स्थित है वो है हिमाचल या फिर कहें उत्तरांचल हिमालय। ठीक है बेटा, आगे हम बात करें, एक सतलुज की सहायक नदी और गंगा नदी की सहायक नदी के बीच में है ये, और ये इलाका जो सतलुज की सहायक नदी और गंगा नदी की सहायक नदी के बीच का इलाका है। इसके बाद हम बात करें अगला कि हिमालय के 3 प्रमुख जो पर्वत हैं वो तीनों के तीनों यहाँ पर पाए जाते हैं, जैसे महान हिमालय, मध्य हिमालय और लघु हिमालय। ठीक है, तो इतना याद रखना कि तीनों के तीनों यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके बाद पर्यटन स्थल यहाँ पर जो है हिमाचल के अंदर हिमालय पर्वतमाला के, वो कौन कौन से? धर्मशाला, मसूरी, कसौली, अल्मोड़ा, लैंसडाउन, रानीखेत और हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड के अंदर हिमाचल पर्वत एक जगह है रानीखेत भी है, और भी इसके अंदर महत्वपूर्ण चीजें जैसे दून घाटियां हैं। अब मैं यहाँ पे बात करूं तो हिमालय की सबसे बड़ी दून घाटी है देहरादून के अंदर, जो 35 से 45 किलोमीटर चौड़ी है और ये 22 से 25 किलोमीटर लंबी, मतलब ये इतनी क्षेत्र में फैली हुई है। ठीक है, इसके बाद छठा, बृहत हिमालय में भोटिया एक जनजाति पाई जाती है। ये उत्तराखंड के अंदर या फिर हिमाचल हिमालय के अंदर भोटिया नाम की जनजाति पाई जाती है। ये खाना बदोश लोग हैं, घुमक्कड़ जिंदगी जीते हैं, ये पता करना है कहाँ पाई जाती है। इसके बाद यहाँ पर मसूर फूलों की घाटी स्थित है चमोली जिले के अंदर, हिमाचल प्रदेश के अंदर, वो है फूलों की घाटी और इसी पर्वतीय स्थल में स्थित है। इसके बाद गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, ये सारे के सारे धार्मिक स्थल भी यही मौजूद हैं। तो ये है आपका गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड, ये सारे के सारे धार्मिक स्थल भी इसी वाले इलाके के अंदर मौजूद है, हिमाचल उत्तरांचल हिमालय के अंदर। इसके बाद दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय, दार्जिलिंग वाला इलाका आ गया। दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय की विशेषता बतानी है, तो ये बताना है कि पश्चिम में नेपाल और पूरब में भूटान से घिरा हुआ है, यानी पश्चिम में तो नेपाल और पूरब में भूटान के बीच का इलाका कहलाता है दार्जिलिंग सिक्किम हिमालय। इसके बाद यहाँ से बहने वाली जो बहुत नदियां हैं उनका बहाव बहुत तीव्र होता है। यहाँ पर सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है हिमालय पर्वतमाला की, जो भारत की है वो है कंचनजंगा। इसके बाद यहाँ पर जनजाति पाई जाती है, लेप्चा जनजाति पाई जाती है, और यहाँ पर चाय की खेती करने के लिए अनुकूल जलवायु मौजूद है, वो है दार्जिलिंग सिक्किम हिमालय की विशेषता। आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं, कुछ चीजें याद रखने चीज योग्य हैं, उनको आपको पता करना पड़ेगा। अगला जो टॉपिक है वो है बच्चे स्लैश और बर्न क्या है। स्लैश और बर्न, तो स्लैश और बर्न दोनों स्थानांतरित कृषि के प्रकार है, यानी आज यहां कर ली, गर्मियों के मौसम में, सर्दियों के मौसम में किसी और जगह, फिर कुछ दिनों बाद किसी और जगह। तो जो घुमक्कड़ या फिर कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के खेती की जाती है उसको स्लैश और बर्न कहते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है अगला टॉपिक है वो है अरुणाचल प्रदेश की क्या विशेषता है, जो अरुणाचल प्रदेश वाला हिमालय है उसकी विशेषता। तो यहां पर मैं बता दूं, यह भूटान हिमालय से ये जो है भूटान से लेकर हिमालय के पूरब में दीफू दर्रे तक फैला हुआ है। दीफू दर्रा जो है वो भी अरुणाचल प्रदेश के अंदर ही है, दीफू दर्रे तक फैला हुआ है और इसी दिशा में दक्षिण पूरब में उत्तर की ओर बढ़ता है। ये जो अरुणाचल प्रदेश में पहुंच जाता है हिमालय, तो यहीं से वह उत्तर पूर्व से बेटा दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ता है, यानी इसी स्थान से वो नीचे की ओर आने लगता है हिमालय। इसके बाद यहाँ पर जो है कांगतू और नमचा बारवा जो है मुख्य चोटियां हैं हिमालय की, कांगतू और नमचा। ठीक है, याद रखना है कांगतू और नमचा। इसके बाद यहाँ पर जो है नदियां कौन कौन सी हैं, कमोंग, सुबनसारी है, सुबनसरी, दिहांग, दिबांग, लोहित, ये तीन तो याद रखनी है आपको, दिहांग, दिबांग और लोहित।
ये 3 महत्वपूर्ण नदियां हैं जो अरुणाचल प्रदेश हिमालय से निकलती हैं और उस इलाके में बहती हैं। इसके बाद यहाँ पर जो जनजातियां पाई जाती हैं बेटा, मोनापा, डफला, ओबरा और नीसी, नागा, ये जनजातियां यहाँ पर पाई जाती है जो अरुणाचल प्रदेश के हिमालय वाले हिस्से में रहती है। ठीक है, इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो ये है कि पूर्वी पहाड़ियां और पर्वत क्या, पूर्वी पहाड़ियां या फिर कहें पूर्वी हिमालय पर्वतमाला की विशेषता बतानी है कुल मिलाकर के। तो यहां पर मैं बता देता हूं कि हिमालय पर्वत के इस हिस्से में पहाड़ी जो है दक्षिण में फैलती है, उत्तर से दक्षिण की ओर आती हैं। ठीक है, बताना है यहां पर कि जो पूर्वी पहाड़ी हिमालय वाला इलाका है, यहां पर जो हिमालय पर्वतमाला है वो उत्तर पश्चिम उत्तर से यहां पर पूर्व से दक्षिण की ओर बढ़ती है। इसके बाद ये पहाड़ियां पटकाई, यहां पर जो है बेटा ये जनजातियां पाई जाती है, पटकाई, बूम, नागा और मणिपुरी, ये तो पहाड़ियां भी है यहाँ पर और इसी इन नामों की जनजातियां भी यहाँ पर पाई जाती हैं। जैसे मिजो है, लुसाई है, ये इस पर इन नामों की यहाँ पर पहाड़ियां पाई जाती हैं। यहाँ पर जो जनजातियां हैं जो इन लोगों मतलब इन पहाड़ों पर रहते हैं आदिवासी लोग, वो झूम कृषि करते हैं, स्थानांतरित या झूम खेती करते हैं। यहाँ की जो प्रमुख नदी है वो है बराक नदी, मणिपुरी नदी और मिजोरम। ये मिजोरम के अंदर मतलब मिजोरम की प्रमुख नदियां हैं और ये बराक और मणिपुरी नदियां हैं बेटा, याद रखना है आपको। बराक नदी ये जो है भारत के अंदर सबसे बड़ी सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र नदी की। ठीक है, फिर मणिपुर के अंदर एक झील है लोकटक झील, ठीक है, जो चारों तरफ से पहाड़ों से घिरी हुई है। ठीक है, याद रखना है लोकटक झील मणिपुर के अंदर इसी पूर्वी पहाड़ी हिमालय का भाग है या फिर उसके अंदर एक झील है ये। इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो ये है कि उत्तर भारत का मैदानी क्षेत्र की विशेषताएं एवं विस्तार को स्पष्ट कीजिए। यानी जो उत्तर भारत का मैदानी क्षेत्र है, तो मैंने आपको बताया कि उत्तर भारत का जो मैदानी क्षेत्र है बच्चों, उसको निर्मित करने में जो है 3 नदियों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और उत्तर भारत का मैदानी क्षेत्र अर्थात नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी के जमाव से जो मैदान बने हैं उसके बारे में पूछना चाहता है। तो इस प्रकार से मैं बता दूं तो पहली विशेषता क्या है उसकी कि ये सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से बना है। यानी उत्तर भारत का जो मैदानी क्षेत्र है वो सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से बना है। जब वो मिट्टी जम जाती है तो ये मैदानी क्षेत्र बनते हैं। दूसरी विशेषता क्या है कि इस मैदान की जो पूरब से पश्चिम तक, यानी पूरब से पश्चिम तक कह लो, कुल लंबाई 3200 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई बेटा, चौड़ाई कहोगे तो वो 1500 मतलब 150 से 300 किलोमीटर चौड़ी है तथा इसकी जो गहराई 1000 से 2000 मीटर तक है। ठीक है, यानी 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर तक की गहरी है ये मैदानी क्षेत्र। आपको ये विशेषता पता होनी चाहिए उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र की विशेषताएं। अब आगे वो ये जानना चाहता है आपसे कि उत्तर भारत या फिर उत्तरी मैदानी क्षेत्र को कितने भागों में या वर्गों में बांट सकते हैं। तो मैं बता दूं, पहला जो है हम इसको बांटते हैं वो है भाबर, तराई, जलोढ़ मैदान एवं जलोढ़ मैदान को फिर 2 भागों में वर्गीकृत किया जाता है, बांगर और खादर। यानी पहली बात तो हम भाबर में बांटेंगे, तराई में, जलोढ़ मैदान में, फिर इसके बाद जलोढ़ मैदान को भी हम इसको 2 भागों में बांटते हैं, बांगर और खादर में। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब उनके बारे में जान लेते हैं कि उत्तर भारत की जो कितने भागों में बांटा उनकी विशेषता क्या है। तो भाबर, तो ये भाबर जो है वो 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है। ठीक है, ये 8 से 10 किलोमीटर चौड़े क्षेत्र में पाई जाती है और ये जो है शिवालिक पर्वतमाला जो है उसके समानांतर फैली हुई है। शिवालिक पर्वतमाला अर्थात हिमालय का जो सबसे निचला इलाका है उसके समानांतर फैला हुआ है ये। इसके बाद यहाँ नदियां द्वारा लाए भारी, यानी नदियां जो भारी पत्थर बहा करके लेके आती है हिमालय से, वो यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं क्योंकि पानी का जो बहाव है वहां पर कम हो जाता है। इसके बाद भारत के दक्षिण में भाबर का तराई क्षेत्र जिसकी चौड़ाई 10 से 20 किलोमीटर है। तो बस मतलब दक्षिण भारत में इसकी चौड़ाई भाबर की वो 10 से 20 किलोमीटर है। ठीक है, एक मतलब क्या एक क्षेत्र है चौड़ा सा, एक मतलब मैदानी क्षेत्र है जिसको जो शिवालिक पर्वतमाला के 8 से 10 किलोमीटर चौड़े इलाके के अंदर है। इसके बाद अगला जो है
वो है तराई। अब तराई क्या है, तराई मैं बताता हूं कि तराई जो होता है वो नदियों के बीच की जो भूमि होती है, नदियों के बीच की जो भूमि होती है वो तराई क्षेत्र कहलाती है, और ये बहुत ही उपजाऊ भूमि होती है। तो भारत के भावर क्षेत्र में मतलब लुप्त नदियां इस क्षेत्र में आते ही बाहर निकल आती हैं, और यहाँ नदियां वाहिकाएं नहीं होती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप यह इलाका अनोखा बन जाता है। इसी क्षेत्र को तराई क्षेत्र भी कहते हैं, और ये बहुत उपजाऊ भूमि होती है। मतलब जो तराई क्षेत्र होता है वहां पर जो नदियां भावर क्षेत्र के अंदर विलुप्त हो गई थी, नदियां चली जाती हैं पहाड़ों के अंदर या पत्थरों के नीचे से, वो वहां पर बाहर निकल आती है दोबारा से। इसके बाद हम बात करें तो बच्चों वो है जलोढ़। तो जलोढ़ क्या है, वही तराई क्षेत्र में दक्षिण में जलोढ़ स्थित है। ये जो है नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी जब शांत हो जाती है, समतल बैठ जाती है, तो इसका निर्माण होता है नदी द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी के जमाव से। इसको दो भागों में बांटते हैं, जो पुरानी यानी जो पीछे जमती है, पहले जम जाती है, ठीक है, यानी यहां से पर्वत निकल रहा है, मान लीजिए यहां से पर्वत निकला और पर्वत के इधर से नदी बही, और यहां पर जो ये पत्थर थे ये जम गए, तो पहले जम गए तो पुरानी जलोढ़, और पुरानी जलोढ़ को बच्चों बांगर के नाम से जाना जाता है। पुरानी जलोढ़ को बांगर के नाम से जानता है। फिर नदी तो आगे भी जाती है, लेकिन नदी के अंदर जो है छोटे छोटे पत्थर जो है वो यहां जमना शुरू करते हैं, यहां, और यहां जब जम जाते हैं तो इस तरीके से इसको हम कहते हैं नई जलोढ़, और नई जलोढ़ का नया नाम होता है खादर। तो इस प्रकार से बांगर और खादर का निर्माण होता है, ठीक है। ये मिट्टी के प्रकार है बेटा, बांगर और खादर, ठीक है। अगला है, इस क्षेत्र में बालू रोधिकाएं विसर्प आदि मिलती हैं, और इस क्षेत्र का निर्माण गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा होता है, ठीक है। तो ये भी आसान था, ज्यादा कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, बस बेटा समझने वाली बात है। और ये चैप्टर थोड़ा लंबा है, इसीलिए मैं इसको थोड़ा जो है आज कराऊंगा और थोड़ा अगली वीडियो में कराऊंगा। और मुझे लगता है आज के लिए इतना ही काफी है, क्योंकि काफी लंबी वीडियो हो गई है ये, फिर जो है इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, और इसके शेष भाग के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।